हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का नेक्स्ट यूनिट है। अभी तक आपने लगभग 6 यूनिट देख लिया है। ये 7वां यूनिट है जिसमें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी इस टॉपिक से यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से, उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी रणनीति किस तरह से होनी चाहिए पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए। क्योंकि किताबें ह्यूमन ज्योग्राफी की ढेर सारी आती हैं, ढेर सारे राइटर्स की आती हैं, लेकिन पढ़ना यहाँ आपको केवल कौन कौन सा है जो आपके सिलेबस में दिया गया। आप देखेंगे पेपर उठा के, या प्रीवियस ईयर पेपर घटना चक्र का ले लीजिए, उसको उठा के देखेंगे तो आपको ये पूरा स्पष्ट तरीके से दिखेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से पूछे गए। सिलेबस से बाहर आपके प्रश्न नहीं आते हैं। फिलहाल यदि हम पीजीटी की बात करें तो 125 प्रश्न जो आएंगे, तो यहाँ पे 5 से लेकर 10 प्रश्न आप मान के चलिए कि ये सिलेबस से बाहर ही रहेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे कई प्रश्न आपका टीजीटी का सिलेबस से दे देता है, तो इसलिए यहाँ पे हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों का सिलेबस एक साथ करके यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए ये है कि कोविड का जो सेकेंड स्टेज का ये महामारी का प्रकोप है, बहुत ही तेज़ गति से फैल रहा है। फिलहाल यूपी में तो बहुत तेज़ रफ्तार है इसकी, तो आप लोग इसके जो प्रिकॉशंस हैं उसको ध्यान रखिए और घर पे ही रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो भी क्लासेज यहाँ पे आपको लाइव तो नहीं हो पा रही हैं, रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए कराई जाती है। हो सकता है कि आपको समय ना मिले, तो आपके पास जब भी समय रहे आप इसको देख सकते हैं। जो पेड कोर्स चल रहा है उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं और घर बैठे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप कोविड के प्रकोप से बचे भी रहेंगे, ठीक। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी में पीजीटी के सेक्शन में आपका है, तो इसमें आपका मानव पर्यावरण संबंध यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप, उसमें पूरा पाषाण काल के संदर्भ में, नव पाषाण काल के संदर्भ में मानव पर्यावरण का जो अंतर संबंध इंटर रिलेशनशिप है, उस पर जो प्रौद्योगिकी है उसका क्या प्रभाव है। प्रौद्योगिकी में कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांतियाँ, इनको भी आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पे क्या प्रभाव है। जननांकी मॉडल कुछ देखने हैं, विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में इसे देखना है। जनसंख्या समस्या पे भी बात यहाँ पे करनी है। अलग अलग जैसे विकसित देशों में जनसंख्या समस्या क्या है, अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में क्या समस्या है। टीजीटी के सिलेबस में देखिए, टीजीटी के सिलेबस में काफ़ी कुछ तो आपका ये ऊपर वाला ही है, मानव पर्यावरण संबंधी है, कुछ अलग से यहाँ पे दिया गया है वो दिखा देंगे। तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, मानव प्रजातियाँ विश्व के संदर्भ में, और काकेसाइड और मंगोलाइड का डिटेल आपको करना है। आदिम जनजातियाँ, उसमें बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज, मसाई, सिमांग, इनका भी डिस्कशन करना है। यहीं भी देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में अधिवास को भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और नेट का जो बैच चल रहा है उसमें आपको ये कराया गया है। तो अधिवास में ग्रामीण और नगरीय अधिवास के प्रतिरूप को देखना है। विश्व के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक, उनकी स्थिति और स्थिति दोनों की बात करनी है। और प्राचीन काल से अब तक जो पॉपुलेशन है इस संदर्भ में भी थोड़ा सा वहाँ पर डिटेल हो जाएगा। जीआईसी में जो एक्स्ट्रा आपका सिलेबस में दिया गया ग्रामीण और नगरीय अधिवास, तो ये चीज़ आपका टीजीटी में भी है। अब इसका जो कंप्लीट डिटेल सिलेबस है, क्या क्या हो चुका है, इसको भी बता देते हैं, क्योंकि जो लोग बाद में जुड़े हैं ग्रुप से वो लोग भी जान लें। इसमें देखिए 2 ग्रुप चल रहा है, एक आपका थ्योरी वाला, एक आपका प्रैक्टिस वाला। तो उसमें ये यूनिट हो चुकी है, भौतिक भूगोल भी हो चुका है, वायुमंडलीय संरचना भी हो चुका है, जलमंडल भी हो चुका है, जैवमंडल हो चुका है, आर्थिक भूगोल हो चुका है। आर्थिक भूगोल का कुछ टॉपिक बचा है, एक आध 2 टॉपिक है, बंदरगाह, पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, फिलहाल इसको अलग से करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से यूनिट हो गए। आर्थिक भूगोल हो गया है, जैवमंडल हो गया है, जलमंडल हो गया है, वायुमंडल हो गया है,
और भौतिक भूगोल हो गया है और थाट वाला पोर्शन हो गया। तो जो लोग नए जुड़े हैं तो वो लोग यहाँ पे ध्यान दें, यदि इन 6 यूनिट से आपको कोई टॉपिक नहीं मिला है तो आप उसको जैसे जैसे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक यूनिट का यहाँ पे लिख लीजिए और एक साथ मैं आपको यूनिट भेज दूंगा, तो वहाँ पे आप उसको पढ़ते चलिए। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको भेज दिया जाएगा, उसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, इसी तरह से टीजीटी का सिलेबस में देखिए, मानव भूगोल में जो यहाँ पे दिया गया है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध सैद्धांतिक विवेचन, इसका रेडजेल, डेविस, सैम्पुल, अटिंगटन, ब्लास, ब्रुन्स, ग्रिफिथ, टेलर की मत, ये तो आपको कराए गए हैं। टेलर का बचा है तो करा देंगे, ब्रुन्स, टेलर, ठीक, सैम्पुल हो चुका है, डेविस भी हो चुका है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का विवेचन कीजिए, मानव प्रजातियाँ हैं। विश्व में मानव प्रजातियों में काकेसाइड, मंगोलाइड के लक्षण, भेद और वितरण, ये हमने बताया ही आपको ये चीज़ें। मानव अधिवास में भी हमने आपको कराई दिया है, जो अभी डिस्कस किया हूँ। जीआईसी में देखिए जो आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ये मानव पर्यावरण अंतर संबंध, प्रौद्योगिकी प्रभाव, कृषि क्रांति, औद्योगिक और सूचना क्रांति हो गया, जनसंख्या का वृद्धि और वितरण, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। राइट, समझ में आई बात इतना? तो यहाँ तक हो चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, नंबर आपका यही है 8318-011-238। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के लगभग यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 14 प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन 14 प्रश्नों को डिटेल में देखेंगे कि इस तरह से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में, पीजीटी में, टीजीटी में, जीआईसी में प्रश्न आते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? टर्शियरी, इयोसीन, प्लेस्टोसीन, मियोसीन या मायोसीन। ठीक, तो जो आधुनिक और वर्तमान मानव है इसकी उत्पत्ति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो 10 लाख वर्ष पूर्व जो काल आता है वो टर्शियरी युग आता है। ठीक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने पढ़ा होगा। ठीक, उसमें आपको ये सभी कालों की जानकारी और उनका जो ईयर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यदि नहीं पढ़ा होगा आपने तो बता दीजिएगा, इस पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे एक वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। कब कब किस जीव का विकास हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी इसमें रहेगी। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया एवं सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया? तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न और महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हिस्ट्री भी यहाँ से आपको ध्यान आप दिए होंगे कि आपके सिलेबस में है कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल के बारे में, कि किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। ऑप्शन है आपके पास निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, नार्डिक। तो यदि हम लोग उत्खनन के द्वारा जो उपलब्ध रिसोर्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उस पर नज़र डालें तो जो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी तिथि अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बताई जाती है। ठीक, फिलहाल जो कार्बन डेटिंग वाली है वो 2300 से लेकर 1750 के आसपास मानी जाती है कि इतने के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग की जो ये तिथि है ये ज़्यादातर सही मानी जाती है। तो ये माना गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से पहले, ये 2300 से लेकर 1750 जो है ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात चल रही है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कौन सी प्रजाति है, तो ये है मेडिटेरेनियन जो यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति है। इन्होंने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया और सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया। आगे आपको जब थ्योरी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें कराई जाएंगी। किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना? प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना किसने? कुवियर, हैडन, टोपिनार्ड
या फिर कोई नहीं। अब देखिए हैडन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, टोपेनॉर्ड के बारे में देखेंगे, कुवियर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे केवल आप ये जानिए किस तरह से प्रश्न आते हैं, थ्योरी में ये सब कराए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुपियर हो जाएगा। इन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना था और इसी के आधार पर इन्होंने काकेसाइड मानो जो श्वेत रंग का होता है, यानी यूरोपी कह सकते हैं आप, मंगोल जो मंगोलिया वाले क्षेत्र या पूर्वोत्तर भारत, इथियोपिया जो काले वाले हैं। इस 3 प्रजातियों में इन्होंने बांटा है, काकेसाइड मानो, मंगोलाइड और इथियोपियाई। 3 प्रजातियों में त्वचा के रंग के आधार पर माना कि काकेसाइड वालों का रंग क्या होता है, श्वेत, मंगोल का पीला होता है, इथियोपिया वालों का क्या होता है, काला होता है। क्लियर। लिनियस और ब्लूमबर्ग ने त्वचा के वर्ण के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया, यानी इन्होंने भी त्वचा के रंग को ही विशेष माना था। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कुपियर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजातीय समूह की पहचान बाह्य लक्षणों जैसे लहरदार बाल, भूरा से श्वेत रंग एवं साधारण से ऊंचा कद में की जाती है, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड या निग्रिटो। तो देखिए, लहरदार बाल, भूरा से श्वेत त्वचा और ऊंचा कद, तो आप देखेंगे निग्रोइड तो काला हो जाएगा, मंगोलाइड पीला हो जाएगा, निग्रिटो भी एक प्रकार से काला ही रहेगा। तो यहाँ पे भूरे से श्वेत की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है काकेसाइड जो यूरोपीय मानव है। तो राइट आंसर ए। अगला देखिए, मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति का जो क्षेत्र है कौन सा माना जाता है, मध्य यूरोप या फिर मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो जो मंगोलाइड प्रजातियां हैं, मंगोलाइड, इनका जो उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है ये मध्य एशिया माना जाता है। अगला देखिए, निम्नांकित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है। एस्किमो जो जनजाति है, ये प्रजातियां हैं, तो मंगोल प्रजाति के अंतर्गत कौन सा आता है, उत्तरी मंगोलियन, जिसमें चीन वाले हो गए, जापानी हो गए, कोरियाई, तिब्बती, माओरी जनजातियाँ, ठीक, माइक्रोनेशियन जनजातियाँ, एस्किमो जनजातियाँ, अमेरिकन जनजातियाँ या प्रजातियाँ, तो ये इसमें आते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड, अल्पाइन। तो एस्किमो जो है ये आपका किस में आ जाएगा, मंगोलाइड में आ जाएंगे। काकेसाइड प्रजाति में सेमेटिक, हेमिटिक आते हैं। निग्रोइड में अफ्रीकन निग्रो, खोई, मेलेनेशियाई निग्रो और निग्रिटो या ऑस्ट्रेलाइड ये आते हैं। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे रहती है। जनजातीय समूहों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे रहती है, युगांडा, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा तंजानिया। ठीक, तो ये जो नया आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग तंजानिया है। फिलहाल जो जब ये प्रश्न पूछे गए थे आपके पीजीटी में, तो उस समय जो था वो था युगांडा। ठीक, बाद में जो है अभी वर्तमान में तंजानिया है। नेक्स्ट आइए, निर्जाति के संबंध में, यानी जनजाति और निर्जातियों के बारे में यहाँ पे पूछा है कि कोई निर्जाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कोई अकेली विशेषता निर्जाति को इंगित नहीं करता। निर्जाति क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता के प्रमाण है, बात सही है। भूभागीय पृथक्करण निर्जाति पहचान का एक सबल पुष्टि कारक लक्षण है, भूभागीय पृथक्करण, ये भी सही है। कोरियावासी कोरियाई में रहते हुए एक निर्जाति वर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं, यानी इनकी जो विभिन्नता होती है वो होता है अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए कि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देखिए, कोई अकेली विशेषता निर्जातीय
निर्जातीयता को इंगित नहीं करता। अकेली विशेषता निर्जातीयता को इंगित करता, तभी वो एक दूसरे से अलग यहाँ पे पहचान बना पाते हैं या उनको पहचानने के लिए अलग पैमाना इसीलिए रख पाते हैं। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है नगरों के बारे में। एक तरफ सूची 1 दिया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है, जिसमें नगरों का मिलान करना है आपको कि नगर और वहाँ कहाँ पे कौन से कार्य होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो नगर के बारे में आपको दिया गया है, नई दिल्ली है, रोम है, दुर्गापुर, मसूरी। तो नई दिल्ली किसके लिए? नई दिल्ली राजधानी है तो क्या हो जाएगा? प्रशासनिक हो जाएगा। रोम, दुर्गापुर, मसूरी। दुर्गापुर क्या है? औद्योगिक कारखाने वहाँ पे लगे हैं। मसूरी क्या है? स्वास्थ्य शहर यानी रिसोर्ट शहर है। रोम आपका कल्चरल एरिया हो जाएगा, कल्चरल सिटी। ठीक, तो इस हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 4312। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किसने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? माल्थस ने, सिजविक ने, एडवर्ड बीट ने, डाल्टन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डाल्टन। किसी प्रदेश में जो संसाधन होते हैं तो वर्तमान जो प्राविधिकी है उसके अनुसार कि पूर्ण विकास करने वाले या उसका उपभोग करने के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए जो जिसका उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो, वही अनुकूलतम जनसंख्या होती है। अर्थात कि किसी भी एरिया में अनुकूलतम जनसंख्या वही मानी जाती है जो वहाँ पे रिसोर्स उपलब्ध हैं, उनके पूर्ण विकास के लिए वो रिसोर्स होने चाहिए, यानी उसका वो उपयोग कर लें तो उनका संपूर्ण विकास होगा और जीवन स्तर क्या हो जाएगा? बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो जो डाल्टन हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं यानी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। नेक्स्ट आइए, J.I. क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिसमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया है। यानी कि इनका कहने का मतलब कि जहाँ पे कम विकास संसाधन का हो पाता है तो वहाँ पे जनसंख्या जो प्राप्त होती है वो किन प्रकार के देशों में प्राप्त होती है और ऐसी जनसंख्या को क्या कहा जाता है। तो वहाँ पे एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन है या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन है, रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन है या एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिसमें उपयुक्त कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास ना हो पाया हो। तो जनाधिक्य जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे संसाधनों का पूरा तरह से दोहन होता है, तो विकास की कोई बातें नहीं हुई। सापेक्ष जनाधिक्य, तो जो रिसोर्स है उसके सापेक्ष वहाँ पे जो पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन, तो ये भी रिसोर्स का फुल यूटिलाइज कर पाएगी। सकल अल्प जनसंख्या रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन, अगर अंडर पॉपुलेशन है तो फिर यहाँ पे दिया कि रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन यानी सकल अल्प जनसंख्या, तो ये भी इसका समुचित दोहन कर लेगी अपेक्षाकृत इसके। तो सापेक्षिक अल्प जनसंख्या जो होगी यानी कि सकल का मतलब हो गया कि जो रिसोर्स है उसके कंपैरिजन में इसका अनुपात जो है कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सापेक्षिक अल्प जनसंख्या, तो जो रिसोर्स है उसके सापेक्ष जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। तो इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि जो संसाधन है उसका पर्याप्त लाभ उठा नहीं पाएंगे, और ऐसे जो देश होते हैं वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? सापेक्षिक अल्प जनसंख्या होगी। तो सापेक्षिक अल्प जनसंख्या वाले देश ही संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं कर पाते हैं या उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि ऐसे देशों में जनसंख्या और संसाधन का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है। ठीक, यानी विशाल संसाधन की तुलना में जनसंख्या बहुत कम होती है जिससे संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो पाता है। तो जब रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बात करें तो रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि सापेक्षिक से ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन होती है। जनसंख्या के सिद्धांतों पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया? ये बुक है
यानी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसके द्वारा लिखी गई? मार्क्स, माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माल्थस ने लिखा है। जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये आप जानते हैं जननांकी में। आगे देखिए और लास्ट है ये जनसंख्या का क्रियात्मक घनत्व। ठीक, ये जो लोग नेट क्लास में होंगे तो उनको ये कराया भी गया है, वो स्पष्ट तरीके से जानते हैं। सभी प्रकार के जननांकी की घनत्वों के बारे में कराया है मैंने। तो देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी यानी क्रियात्मक या कायिक घनत्व इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक घनत्व। ठीक, तो जनसंख्या का जो क्रियात्मक या कायिक घनत्व है ये क्या होता है? कुल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात है, या कुल ग्रामीण जनसंख्या एवं कुल ग्रामीण क्षेत्रफल का अनुपात है, या फिर कुल शहरी जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल का अनुपात है, या कुल शहरी जनसंख्या एवं कुल शहरी क्षेत्रफल का, कुल कामकाजी जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे कुल जनसंख्या का जो यहाँ पे जनसंख्या का कायिक या क्रियात्मक या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी दर्शाता है, तो बेसिकली ये कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है और कुल जनसंख्या का। तो कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का। जबकि आर्थिक घनत्व की बात करें, इकोनॉमिक डेंसिटी की, तो जनसंख्या और उत्पादन क्षमता का अनुपात। कृषि घनत्व की बात करें तो कुल कृषि और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात। पोषण घनत्व की बात करें तो कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई में जितने व्यक्तियों का पोषण हो पाता है तो वो उसका पोषण घनत्व होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुल जनसंख्या एवं कुल कृषि क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा? कायिक घनत्व होता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो यदि पसंद आए आपको और लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट में और बताइएगा, लाइक करिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन लगे कि यहाँ भी ये नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गलतियों की संभावना सभी से होती है। हो सकता है कि कहीं भूल बस कुछ छूट जाए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में आपको क्लियर कर दिया जाएगा कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो। फिलहाल यहाँ पर देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अधिवास के एक भी प्रश्न ऐड नहीं किए गए हैं। तो अधिवास के जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछ देंगे कि डेल्टा के आसपास किस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप देखने को मिलता है, या आदिवासियों की स्थापना के लिए क्या जरूरी है, या झील के चारों ओर बसा जो गांव है वो किस प्रतिरूप का होता है। ठीक, या ग्रामीण अधिवासियों का कार्य क्या होता है, अधिवासियों का कौन सा प्रतिरूप जलोढ़ मैदानों में मिलता है, नदी डेल्टाओं के सहारे कौन सा अधिवास प्रतिरूप मिलता है। ठीक, प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ पे मिलती हैं, नाभिकीय ग्रामीण अधिवास कहाँ पे देखने को मिलता है। इन सभी तरह से ये प्रश्न आपके अधिवास से भी पूछे जाते हैं। तो मानव भूगोल में हम इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।